हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बरकरार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लड टॉपिक, जो कि हम लोग का जो मानव शरीर है उसमें ब्लड टॉपिक जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जितना भी है मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह सब इसी में हम लोग को पढ़ना होता है। तो चलिए बिना समय गवाए ब्लड को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ब्लड को जो है वो इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है, लेकिन हिंदी में उसको रक्त कहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कोई और भी भाषा में बोलना चाहेंगे उसको, तो उर्दू में उसको लहू कहा जाता है ना। रक्त को ही लहू कहा जाता है और हिंदी में रक्त बोलते हैं और इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये आता है किस में, तो ये बायोलॉजी का पार्ट्स में आता है, बायोलॉजी का भी जूलॉजी वाला भाग में आता है, ठीक है। तो सभी बच्चा लोग इसको गौर से एकदम बढ़िया से समझेंगे और एकदम बहुत फ्रेश से एकदम अच्छे ढंग से इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को। तो आज हम लोग को ब्लड पढ़ना यानी रक्त पढ़ना है। तो ब्लड का जो डिस्कवरी किए थे, डिस्कवरी मतलब होता है खोज करना, है ना, डिस्कवरी करना। तो जो ब्लड का डिस्कवरी की मतलब जो डिस्कवरी मतलब होता है उसका अध्ययन जो होता है, ब्लड का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी या फिर हेमाटोलॉजी, है ना। दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। मतलब ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब एक सेकंड मेरे बात को पहले समझें आप लोग। ब्लड का अध्ययन कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर एक बात कहें आपको कि अगर हम लोग मतलब किसी का ब्लड को लिए और ब्लड को बढ़िया से जांच कर रहे हैं कि मतलब उसका क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, बी है। एक्चुअली इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में रखा हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। पार्ट 1 में ब्लड के पूरा बढ़िया से बेसिक जानकारी करेंगे। पार्ट 2 में इसका पूरा डीपली कि मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किसको खून ले सकता है, सर्वग्राही क्या होता है, सर्वदाता क्या होता है, वो करेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग ब्लड से संबंधित सारे रोग वगैरह को भी देखेंगे बढ़िया से, ठीक ना। तो मतलब ब्लड के बारे में अगर कोई पूरा डीपली से बढ़िया से अगर अध्ययन कर रहा है, जानकारी ले रहा है कि ब्लड क्या, जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में भी कौन सा, तो सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी को ही हम लोग हेमेटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो एक प्रकार का कोलाइडी विलियन है। देखो यहाँ पर जो ब्लैक से लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ब्लू से लिखा हुआ है वो उसको जानकारी रखना है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आपको बात करें हम, ब्लड को कोलाइडी विलियन कहते हैं। अब एक बात बताओ कि कोलाइडी विलियन क्या होता है। कुछ नए नए ज्ञान आप लोग इसमें सीखेंगे बढ़िया से। देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इसमें हर एक सेकंड पे मैं कुछ न कुछ अच्छा बात बताया हूँ, इसलिए आप लोग इसको स्किप बिल्कुल भी मत करें, ठीक ना। देखो कोलाइडी विलियन कहने का मतलब क्या होता है। कोलाइडी विलियन जैसे मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इस पार्ट को। जैसे देखो अगर हम बात करें आपको, तो कोलाइडी विलियन उसको कहते हैं जिसको मतलब अगर हम मतलब कुछ पारदर्शी पदार्थों से अगर छानने की कोशिश करें तो उसका पूरा भाग ना छनाए। जैसे अगर बात करें हम, आपको कुछ वैसा अगर आप बता सके, जैसे में अगर दूध है, ठीक है, दूध, तो दूध को अगर हम चलनी के माध्यम से, अच्छा छननी के माध्यम से अगर छानेंगे तो कुछ भाग उसका कहीं न कहीं जो उसका जो मतलब बढ़िया वाला जो भाग होता है, जो मतलब पूरा मोटा भाग होता है, जो आपको मतलब छेना वगैरह बनाने में काम आता है, जो छाली वगैरह होता है, वो हल्का हल्का उसमें लग ही जाएगा, पूरा नहीं गिरेगा, है ना। तो उसे कहते हैं हम लोग कोलाइडी विलियन, जो पूरी तरीके से आर पार ना हो आसानी से, ठीक है। लेकिन इसका और भी दूसरा परिभाषा समझाने के लिए आपको केवल बता दी है। तो कोलाइडी विलियन जो है वो किस मतलब ब्लड जो है एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलियन है। अगला ये संयोजी ऊतक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, संयोजी ऊतक। अब एक बात बताइए, संयोजी ऊतक माने क्या होता है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है। तो संयोजी कहने का मतलब होता है कि जो संयोज करे, मतलब जो जोड़े, ठीक है, यानी जो ऊतकों को, जो मतलब शरीर के हर एक पार्ट्स को जो जोड़ के रखता है उसको हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। तो आपको समझाएं हम कि ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहते हैं और कोलाइडी विलियन है। ये कोलाइडी विलियन क्यों, क्योंकि इसको जो है ना वो छानिएगा ना कुछ मतलब छन्नी से या मच्छरदानी से, तो ये पूरी तरीके से नहीं छनेगा, है ना, कुछ इसका भाग उसमें लग ही जाएगा। और संयोजी ऊतक मतलब ये पूरा शरीर के पार्ट्स को
जोड़ के रखता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। एक्चुअली इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 नहीं बल्कि इसका होता है, आपको मैं बता सकूँ तो इसका होता है 7.35 से 7.45 के बीच में, ठीक है, ये होता है। लेकिन 7.35 से 7.45 के बीच में वो आता है कौन सा, तो 7.40 आएगा। तो 7.40 पॉइंट के बाद में जीरो नहीं लिया जाता है, इसलिए ब्लड का पीएच मान 7.4 यानी 7.4 ही लिया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड जो है वो क्या है, मतलब अम्ल है या क्षार है या फिर उदासीन है, तो जिसका भी पीएच मान 7 से बढ़ेगा वो क्षार कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 से कमेगा वो अम्ल कहलाएगा, और अगर पूरा पूरा 7 रहा तो वो उदासीन कहलाएगा। तो 7 से ज़्यादा है, 7 में कितना ज़्यादा है, 0.4 ज़्यादा है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या ये हल्का क्षार है। लेकिन अगर पूरा डीपली पूरा एकदम खखोर के कोई अगर सवाल पूछेगा आपसे तो ये पूछ सकता है कि बताइए कि ब्लड का पीएच मान जो एक्चुअली में होता है वो क्या होता है, तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक, ठीक है। अच्छा पीएच का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं उपस्थिति के बारे में कि ये कहाँ उपस्थित रहता है, मतलब ये जो ब्लड है वो हम लोग के शरीर में कहाँ ये प्रेजेंट रहता है, कहाँ ये रहता है। तो देखिए मतलब ये उपस्थिति कहाँ रहता है, वो तो पलिहा में रह जाएगा, स्टोर माने पलिहा में, मतलब उपस्थिति मतलब कितना है, सॉरी है ना, स्टोर माने उपस्थिति मतलब रहना कहाँ रहता है, तो पलिहा में। लेकिन ये कितना हम लोग के शरीर में है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो मेल अगर है, मेल मतलब अगर बॉयज हैं तो बॉयज के शरीर में जो ब्लड है वो कितना होता है, तो 5.5 लीटर होता है। मेरे बात को देखेंगे, लड़कों के शरीर में जो ब्लड है यानी खून है वो 5.5 यानी 5.5 लीटर होता है, और लड़कियों के शरीर में जो ब्लड है वो कितना होता है, 5 लीटर होता है। अब ये इतना, ये आधा लीटर कम क्यों होता है, इस बात का जानकारी मुझे नहीं है। एक बार हिम्मत जुटाए थे पूछने के लिए हम, मतलब किसी मतलब मैम थी, बायोलॉजी की ही टीचर थी, कि मैम एक्चुअली आप क्या बता सकते हैं कि महिलाओं में ब्लड की मात्रा क्यों कम होती है। तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छा जवाब मिल पाया कि सोच सकते हो, अगर तुमको एक बात बताओ, अभी जितना भी मतलब पति पत्नी में वगैरह और कहीं दोस्तों में जो लड़ाई होता है उसमें अक्सर बराबर लड़कियाँ लड़ाई करती है। सोचो आधा लीटर खून कम होने के कारण भी बराबर लड़ाई कर रही है। अगर बराबर खून रहेगा तो क्या होगा, सोच लो, तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, हम बता रहे हैं। हाँ देखो, तो लड़कों के शरीर में कितना ब्लड हो जाएगा, 5.5 लीटर, और लड़कियों के तो 5 लीटर, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब तो भुला ही नहीं सकते हो तुम लोग, ठीक ना। देखो अब निर्माण, मतलब ये ब्लड जो है, जो खून जो है वो हम लोग के शरीर में बनता कहाँ है, ठीक है, बनता कहाँ है। आपको बता दूं हम कि ब्लड जो है वो मतलब हार्डली से हार्डली, देखो यहाँ पे हम इस बात को दिखाए हैं कि आरबीसी कितना दिन में रहेगा, 120 दिन के अंदर ब्लड मर जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी भी है वो 4 दिन में मर जाता है, और प्लेटलेट्स जो है वो 7 दिन में मर जाता है। लेकिन फिर ये बनता कहाँ है ना, तो ये बनता है, देखो बनता निर्माण कहाँ, अगर वयस्क मतलब अगर आप बड़े आदमी हैं, है ना, मतलब आपका अगर जन्म हो गया तो मतलब धरती पर अगर आप आ गए हैं तो आप वयस्क कहलाएंगे, वयस्क मतलब तो बड़े आदमी कहलाएंगे। आप भ्रूण कब कहलाएंगे, जब तक आप जन्म ना लिए हो तब तक जो बच्चा जो गर्भ में है वो भ्रूण कहलाता है, ठीक है। सॉरी। तो वयस्क में जो ब्लड है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि ब्लड जो है यानी कि जो रक्त है वो कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। अब कहिएगा सर ये अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो बाबू हड्डियों में यानी कोशिकाओं में। अगर हड्डियों को अगर आप ऐसे तोड़ेंगे ना, जैसे मतलब अगर मुर्गा या फिर चिकन वगैरह या मटन वगैरह कुछ भी आप खा रहे हैं, तो अगर उसकी हड्डी को अगर ऐसे तोड़ेंगे ना तो हड्डी के बीच में देखेंगे तो हल्का हल्का छोटा छोटा दाना दिखाई देगा, है ना। और वही क्या है, बोन मैरो, है ना। तो बोन मैरो में क्या बनता है, बोन मैरो क्या बनाता है, रक्त को बनाता है, ठीक है। अब भ्रूण जो मतलब माँ के गर्भ में है, तो माँ के गर्भ में तो उसका तो भाई हड्डी नहीं होता है, होता भी तो इतना कमजोर होता है कि उसको जन्ने मुड़िएगा तने मुड़ जाएगा, तो उसके अंदर तो आपका अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो बहुत कम बनेगा, है ना। तो इसीलिए उसमें जो है ना ब्लड वो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वयस्क में तो जो लीवर है, जो ब्लड है कहाँ बन गया, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। लेकिन एक भ्रूण मतलब एक छोटा बच्चा है उसमें जो है वो कहाँ बनेगा, तो लीवर यानी यकृत में बनेगा, ठीक है, याद रखना।
रखना मेरे बात को। अब ये रहता कहाँ है, तो ये बबुआ आपको पलीहा में रहता है। कहाँ रहता है, पलीहा में। पलीहा को इंग्लिश में हम लोग स्प्लीन कहते हैं, ठीक ना। याद रखना कि ब्लड जो है वो कहाँ स्टोर होता है, तो स्प्लीन में, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ब्लड रुकता है, रहता है, उसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, याद रहेगा। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पूरा क्लियर हो गया। एक बार रिवीजन करवा दें, इसका अध्ययन हो गया सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी, ये आपका कोलाइडी विलियन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये संयोजी ऊतक होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, हल्का क्षार होगा, है ना। अगर व्यास में बात करें, निर्माण की अगर हम बात करें, मतलब उपस्थिति पहले देख लेते हैं, तो ये मतलब मेल में 5.5 लीटर हो जाएगा और फीमेल में ये 5 लीटर होता है, ठीक है। अगर हम निर्माण कहें तो कहाँ बनता है, तो वयस्क में ये अस्थि मज्जा में बनेगा, और भ्रूण में कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है। स्टोर कहाँ होगा, पलीहा में यानी स्प्लीन में, इसीलिए इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब ये वाला पॉइंट देखेंगे। इसको ब्लड में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ठीक है। 200 ग्राम, ये इंपोर्टेड क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल कितना होता है ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो 200 ग्राम होती है। आप इतना बस 200 ग्राम याद रखना, ठीक है ना। देखो अच्छा एक बात बताइए सर, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक बात बताइए, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो देखो जितना भी हम लोग तेलहन पदार्थ खाते हैं, चिकन वगैरह, काजू वगैरह, जो काजू में तो भाई ज़्यादा करके हम लोग को ये मिलता है ना, क्या वसा वगैरह, है ना, तो वो सब जो है वो हम लोग के छाती पर जा कर के यहाँ पे जम जाता है, फेफड़ा के पास, है ना, और वही जो है वो पूरी तरीके से मतलब ब्लड सर्कुलेशन करने में रोकता है ना, और इसीलिए हम कह सकते हैं उसको क्या, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो पूरी तरीके से कितना होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 1 डेसीलीटर ब्लड को हमेशा जब नापा जाता है ना, तो लीटर में तो ब्लड को जब नापेंगे तब, लेकिन जब उसके पूरा खंड को नापने लगते हैं तो उसको डेसीलीटर में बोलना पड़ता है, ठीक है। तो 1 डेसीलीटर में हम लोग को 200 ग्राम ये आपका कोलेस्ट्रॉल से अगर ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत होने की संभावना है, ठीक है। आगे अच्छा हीमोग्लोबिन, एक बात करेंगे हम लोग। ब्लड जो है वो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग बहुत एकदम गहराई से चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। देखिए हम लोग इस टॉपिक के आगे जानकारी लेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है मतलब ब्लड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाएं, तो वो लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो वहाँ पर इसको पूरा फरमा के देखेंगे, लेकिन बस अभी यहाँ देखो कि जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो मेल यानी लड़कों में कितना होता है, तो ये 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और लड़कियों में कितना होता है, तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ठीक है। एक बात को मेरे बात को सीखेंगे, आप लोग समझेंगे। हीमोग्लोबिन कितना होता है लड़कों में, 14 ग्राम, और लड़कियों में कितना होता है, 13 ग्राम। और एक बात बताएं आप लोग को, हीमोग्लोबिन में आपका लोहा की मात्रा होता है ना, आयरन की मात्रा Fe, है ना, यानी जो हीमोग्लोबिन है उसमें लोहा की मात्रा होता है। अब देखो लड़कों में क्या है, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन, और लड़कियों में क्या, 13 ग्राम। तो ऑब्वियसली अगर बढ़िया से अगर हल्का फल्का भी दिमाग लगाएंगे तो आपको यहाँ से मालूम चल रहा है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के शरीर में हीमोग्लोबिन अधिक होने के कारण उसमें आयरन की भी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर एक फैट माना एक मुक्का, है ना, अगर लड़की को मारा जाए और वही सेम है ना, अगर एक लड़का को मारा जाए, तो अगर कोई अगर यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी ना करे तो मैं इस बात को अगर श्योरली कह सकता हूँ कि हल्का फल्का क्यों ना, लेकिन लड़का लोग को सहने की शक्ति ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा है, और हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने के कारण उसके अंदर आयरन की मात्रा भी ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, आगे चलें। अब रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, देखो रक्त परिसंचरण कहने का मतलब क्या होता है, रक्त यानी कि ब्लड हम लोग के शरीर में पूरा घूम रहा है ना, पूरी तरीके से इधर उधर दौड़ रहा है, दौड़ के जाता है और दौड़ के आता है, ठीक है, पूरा रक्त जो है घूम रहा है। एक बात बताओ, देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे रगड़ता हूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि हम लोग का जो हाथ है वो गर्म हो गया? तो उसी प्रकार से हम लोग का जो ब्लड है वो पूरी तरीके से शरीर में दौड़ता है, ठीक है, और
इसीलिए हम लोग के शरीर के अंदर का जो ब्लड है वो हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। कितना डिग्री गर्म रहता है? तो मानव के ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि एक मानव का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, ये जाता है कितना की स्पीड से? ब्लड जो है उस, जैसे ये हाथ है तो ये हाथ में जाएगा कितना की स्पीड से, अब आएगा कितना की स्पीड से? तो जाता है 120 की स्पीड से, अब आता है 80 की स्पीड से। इसीलिए जो बीपी वगैरह जो जांच होता है ना, वो हम लोग को मेन जो दिखा जाता है वो 120/80 होता है। ठीक है। आप लोग सब कुछ पढ़े हैं कि मानव का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120/80, लेकिन ये पूरा डिटेल जानकारी नहीं है ना। जाता है कितना की स्पीड से? 120 के, अब आता है कितना से? 80 की स्पीड से, इसीलिए 120/80 कहते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वी। कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक ना। आगे, अब ब्लड के कार्य क्या है, यानी ब्लड करता क्या है ना। ब्लड के थोड़ा बहुत काम देख लेते हैं। तो ब्लड जो है वो ताप को नियंत्रण करता है, ताप को नियंत्रण। जैसे अभी हम बताएं कि ब्लड जो टेम्परेचर अपना नॉर्मली बना के रखता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो जैसे मान लेते हैं कि आपको ज़्यादा धूप लग रहा है हाथों में, ठीक है, तो हाथों में धूप लगेगा तो हाथ के अंदर जो ब्लड है उस पर टेम्परेचर जाएगा, तो यहाँ से ब्लड दौड़ करके पूरा शरीर में घूम जाएगा, तो इसको गर्मी लगेगा तो पूरा शरीर में घूम जाएगा। जैसे एक बात बताओ, नॉर्मली बात बताओ, अगर हम लोग पानी में हमेशा मतलब यहाँ से वहाँ तैर के भागते रहें और एक जगह पे सूरज के प्रकाश अगर पानी को गर्म करे और मानिए यहाँ से तुरंत वहाँ चल जाए, तो फिर हम लोग को गर्मी लगेगा? पानी नहीं लगेगा ना। तो उसी प्रकार से ये होता है कि ब्लड जब हम लोग को यहाँ हाथ में, जैसे मान ली यहाँ ये हाथ में ब्लड है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे किए और धूप लग रहा है पूरी तरीके से और गर्म हो गया यहाँ का ब्लड, लेकिन गर्म हो गया तो इसको ब्लड को थोड़ी असर पड़ेगा। यहाँ से तुरंत दौड़ के यहाँ चलाया, एकदम पूरा पैर हाथ सगरों एकदम घूम गया ना, इसीलिए इसको कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। तो हम लोग का शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला, पोषक पदार्थों का परिवहन। जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ करते हैं उसमें जो पोषक पदार्थ होता है, यानी कि जो उसमें पोषण वाले भाग होता है, जैसे आपको पूरा डीपली से अगर आप लोग कभी और पढ़े होंगे, आप लोग श्वसन तंत्र वगैरह नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, पढ़ा देंगे हम लोग, ठीक ना। जनन वगैरह भी पढ़ा देंगे। तो जो जैसे छोटी आंत क्या करता है ना, कि जैसे हम लोग जो भोजन किए वो भोजन जो है वो बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत से फाइनली मंथन होने के बाद कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत के जो दीवारें होती है, जो सतह होती है, उसमें हल्का हल्का छोटा छोटा छिद्र होता है। और वो छिद्र के माध्यम से क्या होता है कि जो पोषक पदार्थ है वो पूरी तरीके से मतलब जो फायदेमंद है, वो छोटा छोटा छिद्र है वो अपने सतह में खींच लेता है, अब पूरे शरीर को देता है कि ले जो है ना, ये आज बढ़िया प्रोटीन खाया था तो प्रोटीन पूरा शरीर में बांट दो, है ना। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो किडनी को दे देता है और किडनी अपने आप लेकर के और फिर उसको उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पोषक पदार्थों का परिवहन भी कौन करेगा? ब्लड करता है। दूसरा, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान मतलब जो हम लोग श्वास ले रहे हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसमें ब्लड का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। सांस हम ले रहे हैं तो किसके माध्यम से? फेफड़ा के माध्यम से, लेकिन फेफड़ा केवल एक टंकी का काम करता है। ठीक है। एक केवल एक गैलन के काम करेगा फेफड़ा, जहाँ पे जो है ना श्वास यानी ऑक्सीजन जा करके रुकता है। आपको हम श्वसन तंत्र अगर कहिएगा तो पढ़ा देंगे, उसमें बताना पड़ता है। ठीक है। कि जब ये गैलन के रूप में काम करता है तो ब्लड जो है वो इसके पास आता है, नीचे से इसके पास आएगा, कहेगा दो हमको, तो ब्लड जो है ना वो फेफड़ा के पास जाएगा और फेफड़ा जब ब्लड को देगा ऑक्सीजन लो तो वो पूरे शरीर में बांट के आएगा और वहाँ से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा, फेफड़ा को दे देगा वापस। यानी कि ब्लड जो है वो पूरी तरीके से घूमते रहता है, ऑक्सीजन लेके जाएगा, पैर को देगा और पैर से CO2 लेकर के ऑक्सीजन ये हाँ फेफड़ा को छोड़ देगा और फेफड़ा फिर नाक के माध्यम से वापस बाहर कर देगा इसको। ठीक है ना। तो ये होगा गैसों का परिवहन। अगर आप लोग श्वसन तंत्र नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगला, उत्सर्जी पदार्थों का वहन। अभी आपको जस्ट पढ़ाया था थोड़ा देर पहले हम कि छोटी आंत में जो भोज्य पदार्थ अपशिष्ट के रूप में बचते हैं उसको ब्लड ही कहाँ पहुँचा देता है? आपको ले जा करके हाँ किडनी के पास, और किडनी फिर उसको उत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देता है। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है। चलिए आगे, अब है ब्लड। देखो बाबू, ब्लड के बारे में हम लोग को अगर बात करें तो अभी आपको जस्ट समझाएं कि ये कोलाइडी विलियन होता है। ठीक है। कोलाइडी विलियन मतलब कि इसमें लिक्विड वाला भी पार्ट है और इसमें मतलब ठोस वाला भी पार्ट है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। तो लिक्विड वाला पार्ट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। जो ब्लड है, जो द्रव वाला भाग है उसको प्लाज्मा कहते हैं। मतलब जो खून है ना वो मतलब द्रव वाला पदार्थ से भी बना हुआ है और ठोस वाला पदार्थ, दोनों के मिलने से बना हुआ है, तब ना गाढ़ा होगा।
तो ये द्रव वाला पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं और जो ठोस वाला पदार्थ है उसको हम लोग रुधिराणु कहते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60%, कहीं कहीं पे ये 55% देता है, ठीक है। तो किताबों में अगर कहीं कहीं पढ़िएगा तो ये 55% रखता है, लेकिन आप ध्यान रखें 55 से 60 कहीं कहीं पे दे देता है, ठीक है। तो मानव शरीर के ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55% से 60% तक, और ये जो है वो 40% बचेगा रुधिराणु, ठीक है। चलिए आगे, आपको याद रखना है कि प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा में दो आपको ये पाया जाता है हार्मोन, है ना, दो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, ये पाया जाता है। एक का नाम है फाइब्रिनोजेन और दूसरा का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये जो फाइब्रिनोजेन जो है वो अगर वहाँ से हट जाएगा ना तो ये जो प्लाज्मा है उसका रंग ज़्यादा पीला हो जाता है, ठीक है। देखो मेरे बात को ध्यान से सीखना, एक्चुअली प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता ही है, लेकिन उससे और ही ज़्यादा पीला हो जाएगा और उसका जो द्रव है ना पदार्थ वो पूरी तरीके से और ही मतलब एकदम पंछुछुर हो जाएगा, पंछुछुर एकदम पनिया जाएगा, मतलब पहले से हल्का सा गाढ़ा रहता है। लेकिन जैसे ही अगर फाइब्रिनोजेन अगर खत्म हुआ उसके बाद वो क्या हो जाता है? पूरी तरीके से एकदम पतला हो जाता है, ठीक है। चलिए अब रुधिराणु को देखते हैं हम लोग। तो रुधिराणु को भी 3 भागों में बांटना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये किसको बांट रहे हैं? रुधिराणु को बांट रहे हैं, ठीक है। चलिए आरबीसी का भी एक बायोलॉजी में एक अलग नाम दिया गया। आरबीसी को क्या नाम दिया गया है? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और ये डब्ल्यूबी से क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट से क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। सबका अलग अलग अपना नाम है। आरबीसी जो है उसका संख्या कितना है, मतलब आरबीसी का टोटल जो ब्लड में संख्या कितना है? तो 50 लाख। एक बार पेपर में पूछा था और उसका संख्या में यहाँ पर मिलियन में दे दिया था, तो 50 लाख को मिलियन में करिएगा तो 5 मिलियन होगा, ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 50 मिलियन में हो गया 50 लाख में हो गया 5 मिलियन, ठीक है। चलिए तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और 50 लाख होता है 5 मिलियन हो जाएगा, और इसका लाइफ होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी जो है वो कितना दिनों तक रह सकता है सुरक्षित? तो 120 दिन तक, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसका संख्या कितना? 10,000। पता है सबसे ज़्यादा एक बार सवाल पूछा था ऐसे घुमा करके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में कि रुधिराणुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? रुधिराणुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? और ऑप्शन ऐसे था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। और लड़का मार के आया 60% मैंने प्लाज्मा, बहुत लड़का मार के आया था प्लाज्मा, ठीक है। तो इसीलिए अब वो गलत हो गया क्योंकि वो पूरे तरीके से ब्लड नहीं पूछा था। अगर ब्लड पूछता तब प्लाज्मा होता ज़्यादा। वो यहाँ से घुमा के एकरा में से पर्सनली पूछ रहा है कि रुधिराणु में सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो रुधिराणु में सबसे ज़्यादा कौन होगा? आरबीसी। देखो ना भाई 50 लाख, अगर परसेंट में इसको निकालेगा तो लगभग 95% से भी ज़्यादा कौन होता है? आपको जा करके एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना है? 10,000। ये कितना दिन तक इसका लाइफ टाइम है? 4 डे तक, ठीक है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या 2 लाख और ये हो जाएगा कितना दिन तक लाइफ टाइम इसका है? 7 दिन तक, ठीक है। तो ये हम लोग का ब्लड का कुछ पार्ट्स रहा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों को थोड़ा सा अलग अलग करके देखेंगे कि आरबीसी क्या कर सकता है। क्या आरबीसी को चेक करके क्या हम लोग डीएनए चेक करवा सकते हैं? क्या आरबीसी में केंद्रक होता है? क्या आरबीसी में और भी पार्ट्स वगैरह बढ़िया से हम लोग चेक करेंगे। और डब्ल्यूबीसी चेक करेंगे, आपको एंटीबॉडी वगैरह सब यहाँ पे मिलेगा, लिम्फोसाइट वगैरह सब यही मिलेगा डब्ल्यूबीसी में, है ना। प्लेटलेट्स वगैरह चेक करेंगे। डेंगू होता है तो लोग किस प्रकार से गिरने लगते हैं ज़मीन पर, सब इसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें इस वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। चलते हैं आगे, अगर हो सकता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर इसका अगला पार्ट हम बना देंगे, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आज की सेवा को समाप्त करते हैं।